जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीटेट जुलाई 2025 ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें तो सीटेट जो जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपके हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और बता दें आप सभी को कि जो आपके सीटेट में ईवीएस है 30 नंबर का ईवीएस से प्रश्न बनता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15 नंबर जो है आपके एनसीईआरटी से होता है और 15 नंबर के आपके जो है पेडागोजी होते हैं। ठीक है, 15 नंबर पेडागोजी होता है और 15 नंबर जो है आपके एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए यहाँ पे 15 प्रश्न के साथ आया हूँ और 15 प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके इस सामने स्क्रीन पे। और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में यह देखा गया था कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके अपने घर जो हैं वो बनाए। इन घरों में 2 मंजिलें हैं। भूतल पर वे पशुओं के रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं और घरों की छतें समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र कौन से राज्य का हिस्सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक राज्य के घरों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है और पूछा है कि ऐसे घर जो है किस राज्य में बने होते हैं या किस राज्य का हिस्सा हो सकता है। क्या विशेषता है जान लीजिए कि लोगों के जो मकान होते हैं पत्थर, मिट्टी और चूने और लकड़ी का उपयोग करके वहाँ के घर जो है बनाए जाते हैं। और घर जो होते हैं 2 मंजिला होते हैं। भूतल जो नीचे वाला भूतल का हिस्सा होता है उसमें पशुओं के रहने के लिए स्थान दिए जाते हैं और कुछ जो सामान होते हैं वस्तुएं होते हैं उसको संग्रहित जो है वो किया जाता है। पहली मंजिल पर वे स्वयं रहते हैं और घरों की जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, समतल बनी होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों के द्वारा उसको जो है बनाया जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र कौन सा राज्य का हिस्सा है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का जो है वो घर होता है और घर का प्रकार भी उसकी जलवायु के या परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है या परिस्थितियों के अनुसार ही जो है बनाया जाता है। घर विशेष रूप से लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे घरों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है तो मेघालय के घर हैं या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे घर दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेंगे? जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर होगा। तो चलिए भैया यहाँ पे कुछ घरों की विशेषताओं के बारे में दिया गया उसको भी जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में घर जो होते हैं लकड़ी, मिट्टी, रेत से बने होते हैं और घरों की जो छतें होती हैं कैसी होती हैं? समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों के द्वारा जो है उनको बनाया जाता है। अब वहीं पे अगर हम असम के घरों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। दोस्तों अक्सर आपकी परीक्षा में असम से रिलेटेड घर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो असम में जो घर होते हैं घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं और घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जो है वो बनाया जाता है। उनके घरों के अंदरूनी हिस्से में भी लकड़ी के जो है वो बने होते हैं। बिल्कुल जो घर का अंदरूनी या अंदर का भाग होता है वो भी किससे बना होता है? लकड़ी से ही उसका भी निर्माण किया गया होता है। समतल क्षेत्रों की अगर बात करें तो जैसे आपका बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में घरें जो होते हैं किसके बने होते हैं? ईंटों के, पत्थरों की और कंक्रीट से जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये कुछ घरों की विशेषताएं रहे, इसको भी जान लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे IEEP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कभी कभी आपके परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईवीएस है ना, ईवीएस को क्या कहते हैं? जैसे इन्वायरमेंट स्टडीज इसको बोलते हैं। इन्वायरमेंट साइंस नहीं होता जबकि क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे IEEP का पूर्ण रूप पूछा गया है तो क्या होता है जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, भारतीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना, भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। तो IEEE का फुल फॉर्म दोस्तों क्या क्या होता है जान लीजिए कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम।
तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, बिल्कुल इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है उस सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम आगे, और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए कि जो आपका IEEP होता है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में IEEP का शुरुआत होता है। और किसके मदद से इसका जो है किसके नेतृत्व में जो है इसका नेतृत्व किया जाता है? बिल्कुल जान लीजिए कि यूनेस्को और UNEP ने साल 1975 से लेके 1995 के बीच में IEEP का नेतृत्व जो है वो किया। अगर हम बात करें तो IP ने व्यवहारिक मार्गदर्शन भी जो है वो दिया। IEEP ने पर्यावरण समाचार पत्र कनेक्ट की शुरुआत जो है की थी। बिल्कुल भैया, इसी के द्वारा जो है पर्यावरण समाचार पत्र कनेक्ट भी हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो है इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम पर्यावरण के जागरूकता के लिए शिक्षा को कैसे संगठित किया जाए, इस पर एक दृष्टिकोण जो है वो निर्धारित किया है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के लिए एक नेटवर्क जो है वो बनाया है। कौन? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। चलेंगे हम आगे, पूछ लेता है कभी कभी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जान लीजिए कि 1975 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? यूनेस्को और UNEP के द्वारा, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे और बिल्कुल अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन में गृह दत्त कार्य का उद्देश्य क्या है? जो बच्चों को गृह दत्त कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? साल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पुनरावृत्ति एवं पुनर्बलन के लिए, घर पर समय का सदुपयोग करने के लिए, विद्यालय में सीधी संकल्पनाओं में दक्षता के लिए, या अधिगम का विस्तार करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में गृह दत्त कार्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों अगर बात करें तो बच्चों, विशेषकर छोटे बच्चों में अधिगम और अपने आसपास के विश्व को समझने की स्वाभाविक इच्छा होती है। मतलब उनके खुद से अंदर दोस्तों स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ग्रहण कर सके या उनको जो है समझ सके। उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो इस अधिगम को सक्षम और समर्थन करता हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको NCF 2005 कहा जाता है, इस विशेषता के साथ ही उसको क्या है, अवसर को पहचानती है, या उनके उस अवसर को क्या करती है, पहचान करती है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है माहौल या शिक्षा जो है वो मुहैया जो है वो करवाती है। चलेंगे हम आगे, चलेंगे यहाँ पे गृह दत्त कार्य के उद्देश्य जान लीजिए क्या क्या है। कि बच्चे घर में भी कक्षा में पढ़ाई की संकल्पना से जो है जुड़ सकते हैं। गृह दत्त कार्य अधिगम के विस्तार के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, जहां बच्चे सीखे गए ज्ञान को घर पर दत्त कार्यों को हल करने के लिए जो है वो लागू कर सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहती है। गृह दत्त कार्य अधिगम की सतत प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। गृह दत्त कार्य भी बच्चों के बोधगम्य क्षमताओं को जानने के लिए आकलन के एक उपकरण के रूप में जो है वो कार्य करता है। चलिए भैया आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बढ़ाना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव जो है वो उपलब्ध कराना। तो EVS शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता विकसित करके पर्यावरण के बारे में सीखने में उनको क्या करना, सक्षम बनाना। वो EVS शिक्षण अधिगम का उद्देश्य होता है, ठीक है। ताकि बच्चा जो है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता वो विकसित हो सके और पर्यावरण के बारे में सीखने में क्या हो, सक्षम हो सके। चलिए भैया आगे चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे शिक्षक अक्सर चिड़ियाघर के क्षेत्र भ्रमण को छात्रों के लिए जानवरों के निरीक्षण करने और वन्य जीवों के साथ जुड़ाव महसूस करके एक शानदार तरीका जो है वो मानते हैं, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए और अक्सर शैक्षणिक कार्यक्रम भी पेश करते हैं।
नए सीखने का माहौल बनाते हैं और क्षेत्र भ्रमण भी छात्रों को कक्षा के बाहर सीखने की अनुमति जो है वो देता है। जो एनसीएफ आपका कहता है कि कक्षा को बाहरी दुनिया से, या कहते हैं कि बाहरी से जोड़ना, ठीक है, बिल्कुल। छात्र दृश्य सीखने वाले होते हैं और एक क्षेत्र भ्रमण उन्हें सक्रिय रूप में सीखने, छूने, महसूस करने और सुनने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, बच्चा किसी चीज़ को जितना देखेगा, उसको महसूस करेगा या उसको चीज़ों को टच कर पाएगा, ठीक है, छू पाएगा और उनको समझ पाएगा, उतने ही ज़्यादा बच्चा अच्छी तरीके से उस चीज़ को क्या करेगा, उसको सीखेगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे 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 भैया अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को डैश देख सकते हैं, सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में या केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को डैश के रूप में देखते हैं। केवल अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल काले और सफेद रंगों में ही वो चीजों को देख पाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दिन में सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि में सक्रिय रहते हैं। तो जो जानवर रात में सक्रिय रहते हैं, जागते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निशाचर जानवर जो है वो कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कौन से निशाचर जानवर आते हैं, तो जैसे आपका चमगादड़ हुआ, रेगिस्तानी चूहे हुए, रेगिस्तानी सांप हुआ, उल्लू हुआ, ये सभी क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। इनको निशाचर जानवर भी कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर आमतौर पर दिन में भीषण गर्मी के लिए बचने के लिए रात का समय जो है वो लेते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल चीजों को काले और सफेद रंग में ही चीजों को जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चों के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चों की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चों के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, सिर्फ न कि उसके एक पहलू को देखना, उसके समग्र विकास हो सके उसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। इसके जरिए छात्रों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से विकसित करने में मदद जो है वो मिलती है और सीसी के जरिए छात्रों को जीवन कौशल भी जो है वो सिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चों के कौशल का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थित बच्चों के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलेंगे आगे। अब यहाँ पे सीसी के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उनका दबाव जो है वो कम करना, छात्रों में रुचि, शौक और व्यक्तित्व को क्या करना, विकसित करना। एक इसका उद्देश्य होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को जीवन कौशल जो है वो सिखाना, छात्रों को सामाजिक कौशल सिखाना, छात्रों को रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल को जो है सिखाना, इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे छात्रों को शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों तरह के क्या करना, तरह से उनको विकसित करना। छात्रों की सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी क्या करना, निगरानी रखना कि छात्र जो है किस तरीके से चीजों को सीख पा रहा है। ठीक है, और उसको कहाँ पे, छात्रों के मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है शिक्षा उपलब्ध करवाना, छात्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया में जो है उसको शामिल करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, म्यांमार का, भारत का, नेपाल का, तिब्बत का। तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो है वो स्थित है। यह महालंगूर पर्वत श्रृंखला का भी एक हिस्सा है और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत माना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, नेपाल का। इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही होगा। यहाँ पे अगर हम जानेंगे तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और जानकारी उसको जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसके समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,840 मीटर है। अगर कभी प्रश्न पूछ लेता है कि नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसको सागर माथा जो है वो कहा जाता है और इसका नाम भारत के एक महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर जो है वो रखा गया है। चोटी हिमालय की उप पर्वत श्रृंखला महालंगूर में जो है वो स्थित है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टेपीकोया और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके जो है तैयार भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आपके अक्सर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि 2011 से लगातार सीटेट जो है 2011 से परीक्षा कंडक्ट करवाते आया है। कभी कभी देखिए पहले आपकी जो परीक्षा है साल में 2 बार होती थी, फिर बीच में 1 बार हुआ ऑनलाइन हुआ, फिर से आपकी परीक्षा जो है साल में 2 बार कंडक्ट होती है। एक बार आपका जो है दिसंबर में होता है और दूसरा का आपका जो है जुलाई में होता है। तो जुलाई वाले के लिए जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन जो है देखने के लिए मिलने वाला है और 3 महीने का वक्त आपको तैयारी करने के लिए जो है मिलता है। तो अभी से आप अपनी तैयारी जो है शुरू करिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टेपीकोया और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके तैयार भोजन जो है बहुत अच्छा लगता है या स्वादिष्ट लगता है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल जो है इसका राइट जवाब होगा। तो केरल में लोग अपने आंगनों में टेपीकोया और नारियल उगाते हैं और इन्हें खाने में काफ़ी जो है पसंद करते हैं। केरल में उबला हुआ टेपीकोया नारियल से बनी करी के साथ जो है वो खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल केरल में टेपीकोया और नारियल की भरपूर जो है पैदावार होती है। केरल में टेपीकोया को कप्पा, बिल्कुल अगर हम बात करें तो केरल में टेपीकोया को कोप्पा कहते हैं या पुलगिंजगू कहा जाता है या माराचीनी कहते हैं, कोली खिंजगू भी इसको जो है वो कहा जाता है। टेपीकोया स्प्रेज वर्ग का एक कंदयुक्त खाद्य पौधा होता है। टेपीकोया की कंदयुक्त जड़ों का इस्तेमाल सब्जियों, आटे और मदक पेय पदार्थ जो है बनाने में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और आगे यहाँ पे कि टेपीकोया की अगर हम बात करें तो टेपीकोया की खेती जो है पूरे उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वहाँ पे किया जाता है। केरल में टेपीकोया जो है प्रमुख फसल, अगर हम बात करें तो केरल की जो मुख्य फसल है वो टेपीकोया होती है। केरल में नारियल का इस्तेमाल करके कई तरह की करियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। केरल में नारियल का इस्तेमाल करके बनाई गई करी के साथ उबला हुआ टेपीकोया खाना बहुत ही क्या होता है लोकप्रिय है। कहते हैं वहाँ बहुत लोगों को ये कहें तो उनका पसंदीदा भोजन यही होता है। चलिए भैया आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कथन या कारण का चयन आपको करना है। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि केचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी खाद बनती है। दूसरा, केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे खुदी करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से चला जाता है। तो आपको यहाँ पे सही कथन या कारण को चूज करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो केचुए जो हैं बिल्कुल खरपतवार खाते हैं, मुख्य फसल को बचाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 1, 3 और 4 बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं। जान लीजिए, केचुआ मिट्टी को उलट पुलट पोल बना देता है। केचुआ मृत जीवों से ह्यूमस का जो है निर्माण करता है जो पौधों को पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं बढ़ाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाए और उसमें पैदावार जो है वो अच्छी हो सके। केचुआ मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता दोनों को क्या करता है कम करता है। केचुआ मिट्टी के जल धारण क्षमता को और नमी की मात्रा को क्या करता है बढ़ा देता है। चलिए भैया आगे चलेंगे। केचुआ मिट्टी में उपस्थित जो भी सड़े गड़े अवशिष्टों को क्या करता है खाता है और मल के द्वारा इन्हें जो है जैविक खाद के रूप में जो है वो निकाल देता है। बिल्कुल जो आपके केचुआ होता है उसका मल जो होता है वो जैविक खाद होता है और जैविक खाद के रूप में उसको क्या करता है निकालता है। केचुआ खरपतवार खाता है जिससे मुख्य फसल की क्या होती है रक्षा होती है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और जो है पानी मिल जाता है। चलिए आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल अगले प्रश्न में हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग जो है वो करते हैं। तो निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन आपको यहाँ पे बताना। लोहा, बिल्कुल यहाँ पे कथन एक दे रखा है, लोहा
चांदी और आदि की भांति कांसा भी एक क्या होता है, तत्व होता है। कांसा एल्युमिनियम तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा तांबा और जिंक की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। कांसा तांबा और टिन की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। तो बता दें यहाँ पे कि मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो है उपलब्ध होती हैं। विभिन्न सामग्रियों में विभिन्न प्रकार के जो है क्वालिटी या गुण पाए जाते हैं और उनके गुणों के आधार पर विभिन्न प्रयोजन या उपयोग के लिए इनका जो है इन सामग्रियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर जानते हैं तो काष्ठ क्या होता है। काष्ठ एक धातु है, जैसे एल्युमिनियम लोहा तांबा जो होते हैं उसी प्रकार से काष्ठ भी क्या है, एक प्रकार की धातु होती है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो यह लाल भूरे रंग का होता है। तांबे और टिन को भट्टी में पिघलाकर जो है इसका निर्माण किया था। तांबा और टिन यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। कांस्य एल्युमिनियम की तुलना में भारी होता है। अगर बात करें तो कांस्य जो है वो एल्युमिनियम की तुलना में इसका वजन जो है वो ज़्यादा होता है। तांबा और टिन को जो है पिघला कर भट्टी में इसका निर्माण जो है वो करते हैं। तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है कौन, ये आपका कांस्य। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे। यहाँ पे बिल्कुल आदिवासी लोग कांसे का इस्तेमाल करके हजारों सालों से बहुत सी चीज़ें जो है बनाते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे औजार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए, एक बार प्रश्न पूछा था आपकी परीक्षा में कि गोलकोंडा किला बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे गोलकोंडा में किले मिली तोपों को बनाने के लिए बिल्कुल जो तोपे का निर्माण वहाँ पे किया गया था तो उसके लिए भी कांस्य का ही इस्तेमाल जो है वो किया गया था। चलेंगे आगे। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नायलॉन की खोज जो है वो किसने की थी। मेल्विन केल्विन ने, वालेस कैरियार्स ने, रॉबिन हिल ने या पीटर मिशन ने। तो नायलॉन की खोज जो है किसने किया था, तो वालेस कैरियार्स ने जो है वो नायलॉन की जो है खोज की थी। अब नायलॉन होता क्या जान लीजिए कि नायलॉन एक कृत्रिम फाइबर है। इसकी खोज जो है वालेस कैरियार्थ ने जो है वो की थी। यह पॉलीएमाइड्स नामक रसायन, बिल्कुल यह पॉलीएमाइड नामक जो रसायन होता है उससे इसका निर्माण जो है वो किया था। नायलॉन एक रेशमी सामग्री जो है बनाता है जिसे पहले टूथब्रश में इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। यह मजबूत, कठोर और जल क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग जो है कपड़े बनाने के लिए जो है वो किया था। नायलॉन का उपयोग जो है अगर हम बात करें तो पैरासूट, रस्सियाँ, टायरों के लिए एवं एक डोरी, कालीन, मछली पकड़ने के लिए जाल और कपड़े और मोजे जैसी अन्य सामग्री बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो करते हैं। नायलॉन क्या होता है, एक प्रकार का कृत्रिम फाइबर जो है वो होता है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कहा गया कि चित्र अध्ययन ईवीएस में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। चित्र अध्ययन के माध्यम से शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। अवलोकन और अभिलेखबद्ध करना, अभिव्यंजना, विश्लेषण, परीक्षण। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा इसमें से, तो बिल्कुल अवलोकन करना या अभिव्यंजना या विश्लेषण जो है इसके बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण करना ये क्या है, इसका संकेतक जो है, संकेतक का मूल्यांकन जो है वो किया सकता है। बिल्कुल राइट जवाब की बात करें तो ABC ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। और अगर हम बात करें तो चित्र अध्ययन के जरिए, बिल्कुल अगर चित्र अध्ययन के जरिए शिक्षार्थियों के अवलोकन, अभिलेखबद्ध धारणा, अभिव्यक्ति और विश्लेषण जैसे संकेतों का मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। चित्र अध्ययन पर्यावरण अध्ययन में एक अहम जो है गतिविधि है और चर्चा के जरिए शिक्षक छात्रों को सीखने की स्थिति का जो है वो आकलन कर सकते हैं। अगर बच्चों से चर्चा कर रहे हैं तो शिक्षक को इस चीज़ का नॉलेज या जानकारी हो सकती है कि बच्चे जो है किस प्रकार से जो है चीज़ों को सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। ईवीएस में आकलन के लिए सहयोग भी एक प्रकार का क्या होता है, संकेतक होना चाहिए। ईवीएस में आकलन के लिए चर्चा पद्धति भी क्या होती है, एक प्रकार के संकेतक होती है। ठीक है, चर्चा के द्वारा भी आप जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं कि बच्चा जो है चीज़ों को किस प्रकार से जो है सीख पा रहा है। ठीक है, ईवीएस में आकलन के लिए स्मरण करना, पेपर पेंसिल प्रशिक्षण और पाठ्य पुस्तकें सही संकेतक जो है वो नहीं होती हैं। ईवीएस शिक्षण में कक्षा शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना
ये सबसे बड़ा संकेतक जो है माना जाता है। ईवीएस शिक्षण में शिक्षक को अपने अनुभवों के साथ बच्चों की वैचारिक समझ को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए।